प्रथम विश्व युद्ध की हम लोगों ने बात की और प्रथम विश्व युद्ध के साथ घटने वाली घटना रूस की क्रांति भी हम लोगों ने देखा। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तभी क्या रहा कि उस दौर के जो बड़े राजनेता थे, जो बड़े बुद्धिजीवी थे, उनके मन में सवाल आया कि बार बार ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये जो घटनाएं हो रही है, इनसे बचा कैसे जाए। तो युद्ध की स्थितियां यदि पैदा हो तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई बातचीत हो, कोई मध्यस्थता करे, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, है ना। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एस्क्विथ, तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन। तो इस प्रकार के जो लोग थे, इन्होंने सोचा कि भाई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए और इन सबके प्रयासों से राष्ट्र संघ का जन्म होता है। ठीक है। और क्या रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तो धर्म सुधार आंदोलन के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि एक 30 वर्षीय युद्ध हुआ था। 30 वर्षीय युद्ध की हम लोगों ने बात की थी। तो एक 30 वर्ष एक बहुत बड़ी अवधि होती है और जिसमें यूरोप में अनेक स्थानों पर युद्ध लड़े गए। तो 30 वर्षीय युद्धों के बाद भी हम लोग देखते हैं यूरोप में इस प्रकार की बात हुई थी कि भाई कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो युद्ध की परिस्थितियों का जो निपटान कर सके। ठीक है। तो 30 वर्षीय युद्धों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसने शांति की बात की, है ना, वो व्यक्ति रहा था ह्यूगो गोरटियस। ह्यूगो गोरटियस वो व्यक्ति था जिसने 30 वर्षीय युद्धों के बाद ये कहा कि भाई विश्व में शांति स्थापना के प्रयास होने चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए जो क्या करे, विश्व में शांति की स्थापना करे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1625 में। 1625 में इनकी एक पुस्तक रही है युद्ध व शांति के नियम। युद्ध व शांति के नियम इनकी पुस्तक रही और इन्होंने ये मांग की कि भाई युद्ध में भी कुछ नियम होने चाहिए, युद्ध शुरू होने से पहले कुछ बातचीत वगैरह की जाए। जैसे आप देखो कि हम लोग देखते हैं हमारे आस पड़ोस में कभी झगड़ा हो जाता है तो जो भी सूझवान व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो जाकर के कहता है ना कि देखो लड़ने में कोई फायदा नहीं है ना। और कई बार बच्चे लड़ देते हैं और बच्चों वाली लड़ाई में जब बड़े आ जाते हैं तब भी कहते हैं कि भाई बच्चे हैं, बच्चे लड़ लिए, आप लोगों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, आप लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं नहीं कहते। हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें पंच निर्णय का बड़ा महत्व रहा है। जब भी विवाद हो जाता था तब पंच आकर के निर्णय किया करते थे। आज भी गांव में, है ना, हम लोग देखते हैं कि खेतों के मार्गों के विवाद होते हैं, है ना, तब आसपास के लोग आकर के उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। नहीं होता है फिर जो मामला है आगे थाने कचहरी तक जाता है। तो यही चीज करने का प्रयास किया जा रहा है यहां। ठीक है। तो जो ह्यूगो गोरटियस, ये एक डच विचारक था और इसने पुस्तक लिखी युद्ध व शांति के नियम। और इसकी ये जो पुस्तक है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पहली पुस्तक मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पहली पुस्तक मानी जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पहला प्रवर्तक इसको माना जाता है। ठीक है। तो इसमें ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि जो पहला प्रवर्तक है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वो माना गया है ह्यूगो गोरटियस को। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पहली पुस्तक मानी गई है युद्ध व शांति के नियम। ठीक है। फिर देखो क्या रहा, फिर हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस पर अधिकार किया। हमने देखा 1804 में वो सम्राट बन जाता है ना, 2 दिसंबर 1804 की हम लोगों ने बात की। और बाद में हम देखते हैं कि 1815 तक उसका समय रहा और 1815 में जब वो पराजित होता है, जब उसको वहां से हटा दिया जाता है, तब हमने देखा था कि वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था। वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था ताकि नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्था थी यूरोप के अंदर, उस व्यवस्था को वापस स्थापित किया जा सके। और ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को कहा गया था आपके कंसर्ट ऑफ यूरोप। ठीक है। और कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है, इसने अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने में
अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने में इसका बड़ा योगदान रहा है, बनाने में इसका योगदान रहा है। और ये जो बात है, ये बात हम कब की मानते हैं? जो कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है, ये किससे निकला है? ये हम लोग देखते हैं कि वियना कांग्रेस, है ना, वियना कांग्रेस से हम लोग देखते हैं कि ये जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है, इसकी बात हुई है। ठीक है। और वियना कांग्रेस का जो आयोजन है, ये हमने देखा था, कब रहा था? 1815 में इसका आयोजन हम लोगों ने देखा था। और जिसका चेयरपर्सन कौन हुआ करता था? मैटरनिख की हम लोगों ने बात की थी, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। तो जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था कंसर्ट ऑफ यूरोप जो नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद में यूरोप के प्रमुख राष्ट्र बैठे और उन्होंने एक संस्था बनाने पर इन्होंने फोकस किया, संस्था बनाने पर इन्होंने जोर दिया कि भाई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आया, कोई भी आदमी एक आकर के खड़ा हो गया और वो राष्ट्रों से लड़ने लग गया। ठीक है। तो ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्या रहा है कि जो एलेक्जेंडर रहा है रूस का, रूस के एलेक्जेंडर ने भी पवित्र संघ की इसने बात की है। ठीक है। और ये पवित्र संघ है क्या? पवित्र संघ की यदि हम बात करें तो इसमें रूस के जार एलेक्जेंडर के द्वारा ये प्रयास किया गया, रूस के जार के द्वारा ये कहा गया कि यूरोप में जितने भी राजा हैं, इन राजाओं को आपस में सद्भाव से रहना चाहिए। रूस में जो भी राजा हैं, इनको आपस में सद्भाव से रहना चाहिए और अपनी प्रजा के साथ में एकदम पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की बात होनी चाहिए। जबकि हमारे यहां तो एक राजा हुआ है जो कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान। किसकी बात कर रहे हैं? अशोक की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि यूरोप में जो राजा हैं, राजा आपस में अच्छा व्यवहार रखे, ये आपस में सद व्यवहार रखे और अपनी प्रजा के साथ ये प्रजा वत्सल रहें, ये मतलब कि प्रजा के साथ ये अच्छा व्यवहार करे। इस प्रकार की बात ये कह रहा है। और ये जो बात है, ये बात भी कब की रही है? 1815 में इस प्रकार की बात इसने कही। और इस बात का जो समर्थन है, इस बात का समर्थन कौन करता है? इस बात का समर्थन किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा और इसका समर्थन किया गया प्रसा के द्वारा। ऑस्ट्रिया और प्रसा ने इसका समर्थन किया, लेकिन पवित्र संघ की जो बात थी, ये हम लोग देख रहे हैं कि जो इसकी बात रही है, ये इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। 1825 में जार की मृत्यु, और जार की मृत्यु के साथ ही ये जो पवित्र संघ का जो विचार है, साथ ही पवित्र संघ का विचार समाप्त। पवित्र संघ का विचार हम लोग देख रहे हैं कि इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले भी प्रयास हो रहे हैं, पवित्र संघ की बात हो रही है ना। हम लोग देख रहे हैं कि कंसर्ट ऑफ यूरोप की बात हो रही है, ह्यूगो गोल्टियस के द्वारा प्रयास किए गए, ऐसे और भी बहुत प्रयास हुए हैं। ठीक है। जिसमें इस बात पर आवश्यकता जताई जा रही है कि क्या किया जाए कि एक संस्था बनाई जाए, जो संस्था क्या करे, आपस में जो भी विवाद हो, आपस के सारे विवादों का जो निपटान कर सके, इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए। ठीक है। फिर आप देखो कि एस्क्विथ की बात करें तो एस्क्विथ कौन रहा है? एस्क्विथ कौन है? मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है। एस्क्विथ के बाद में कौन आ गया था? फिर जॉर्ज लॉयड की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है। तो जो एस्क्विथ जो है, एस्क्विथ ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, तब इसने यूरोप में वास्तविक यूरोपीय सहयोग की इसने बात की। वास्तविक यूरोपीय सहयोग की हम लोग देख रहे हैं कि इसके द्वारा बात की जाती है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब भी हमने ये बात
पढ़ी थी कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री ही वास्तव में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। बात पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ एस्क्विथ जो वो कह रहा है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है तब ये कह रहा है कि हमें वास्तविक रूप से, है ना, यूरोप जो है, मतलब वास्तव में यूरोप में जो देश हैं आपस में वास्तविक रूप से सहयोग करे, न कि केवल सहयोग की बातें करे। जैसे इंग्लैंड के विदेश मंत्री के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसी प्रकार के प्रयास यदि बाकी सारे देश यदि करते तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रिया को जब कह दिया गया जर्मनी के द्वारा भी हम आपके साथ हैं, तब जर्मनी रुकने का प्रयास नहीं करता है। जार को रूस को जर्मनी के द्वारा कहा गया था कि भाई आप अपनी घोषणा को वापस ले लीजिए, लेकिन उस समय अपनी घोषणा को वापस नहीं लिया, है ना। तो यदि ऐसी कोई संस्था होती, वास्तविक यदि कोई सहयोग होता तो युद्ध को रोका जा सकता था और करोड़ों लोग मरने से बच सकते थे, करोड़ों लोग घायल होने से बच सकते थे, है ना। ये बातें हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ी थी कि भाई करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और करोड़ों ही घायल हो गए थे, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और बड़े पैमाने पर जो दूसरी जो हानियां हैं, कृषि का विनाश हुआ, इमारतों का विनाश हुआ, है ना, बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैली, ये चीजें सारी हमने देखी थी वहां। अब क्या रहा है, फिर हम देखते हैं कि एक लीग टू एनफोर्स पीस, लीग टू एनफोर्स पीस की जब बात करें तो ये जो संस्था है, ये संस्था बनती है 1915 के अंदर, और बनती कहाँ है, अमेरिका के अंदर। अमेरिका में हम लोग देखते हैं 1915 में लीग टू एनफोर्स पीस जो संस्था है 1915 में अमेरिका में ये संस्था बनती है। फिर विल्सन की यदि बात करें तो विल्सन राष्ट्रपति है कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। और आप देखो कि इन्होंने जनवरी 1917 में, जनवरी 1917 में इन्होंने अमेरिका की सीनेट में, अमेरिका की सीनेट में राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव इनके द्वारा जनवरी 1917 में राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया था। ये बात कब की, आपके जनवरी 1917 में हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा प्रस्ताव जो है, ऐसा प्रस्ताव रखा है, ठीक है। फिर रॉबर्ट सेंसिल जो है, ये कहाँ का, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का रॉबर्ट सेंसिल, और ये बात है 1918 की। और इसकी पहल पर फिलीमोर, फिलीमोर की अध्यक्षता में, फिलीमोर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया जिसे बात करनी थी किसके ऊपर, राष्ट्रसंघ के ऊपर, जिसको बात करनी थी कभी राष्ट्रसंघ क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ना, इस प्रकार की बातों के लिए रॉबर्ट सेंसिल के प्रस्ताव पर 1918 में ब्रिटेन में फिलीमोर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार का जो प्रयास है, इसी प्रकार का प्रयास हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में हुआ। फ्रांस में इस प्रकार का जो प्रयास है वो किया जाता है बुर्जोइन के द्वारा। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है वहां के प्रधानमंत्री स्मट्स के द्वारा, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग चाह रहे हैं कि अब एक संस्था का निर्माण हो, ठीक है। तो राष्ट्रसंघ का जो प्रस्ताव है, उसकी स्थापना का जो प्रस्ताव है, ये जनवरी 1917 में रखा गया है अमेरिका में विल्सन के द्वारा, ठीक है, विल्सन के द्वारा रखा गया। फिर हम देखते हैं ब्रिटेन में जो पहल है वो रॉबर्ट सेंसिल के प्रस्ताव पर फिलीमोर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके हुई है। फ्रांस में ऐसा प्रयास बुर्जोइन के द्वारा किया जा रहा है, और दक्षिणी अफ्रीका में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा जो प्रयास है किया जा रहा है किसके द्वारा, स्मट्स के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और यदि हम लोग आगे यदि हम बात करें, राष्ट्रसंघ तक हम लोग आए, तब आप लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रसंघ का जो प्रस्ताव है, राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव किससे जुड़ा हुआ है, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री, वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांत दिए, और इन 14 सूत्री सिद्धांतों में जो 14वां सूत्र है, जो इसका 14वां सूत्र रहा, वो रहा था किससे संबंधित, राष्ट्रसंघ से संबंधित, ठीक है। सवाल भी पूछा गया है, राष्ट्रसंघ
से संबंधित इसके 14 सूत्री सिद्धांत में जो सबसे अंतिम जो रहा है वो इससे संबंधित रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत 14 सूत्री सिद्धांत प्रस्तुत कब किया गया? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया आपके जनवरी 1918 के अंदर। हम लोग देख रहे हैं जनवरी 1918 में विल्सन के द्वारा 14 सूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। और 14 सूत्री सिद्धांतों में जो 14वीं जो बात है या 14वां जो सूत्र है वो रहा है किससे संबंधित? राष्ट्र संघ से संबंधित हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा है, ठीक है। और बाद में ये बात हुई कि जो 14वां सूत्र है इससे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बननी है जिसका नाम राष्ट्र संघ रहेगा, है ना। तो यहां एक विल्सन की अध्यक्षता में, विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय कमेटी का निर्माण, 19 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष विल्सन, जिसके अध्यक्ष हैं। और कह दिया गया भी आपका 14वां जो सूत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने को लेकर के है। तो संस्था कैसी होगी, क्या कुछ रहेगा, तो उसके लिए कमेटी बने। और वो जो कमेटी बने वो किसके अध्यक्षता में बने? विल्सन की अध्यक्षता में बने। और उसमें 19 टोटल सदस्य रहे। इन 19 सदस्यों में यदि अपन देखें तो इसमें जो प्रमुख जो सदस्य रहे हैं, प्रमुख सदस्य हम लोग देखते हैं, एक रहा है फिलिमोर, एक रहा है आपके सेंसिल, एक रहा है आपके बुर्जोइन, और एक रहा है आपके स्मर्ट्स आदि। ये इसके मेंबर रहे हैं। 19 सदस्यों में जो प्रमुख जो मेंबर हैं वो फिलिमोर और सेंसिल ये आते हैं ब्रिटेन से, बुर्जोइन आता है फ्रांस से, और स्मर्ट्स आता है अफ्रीका से। तो ये उसके प्रमुख सदस्य रहे हैं। और एक 19 सदस्यीय कमेटी बनी है विल्सन की अध्यक्षता में, जिनका कार्य क्या रहेगा? जिनका कार्य रहेगा कि भाई राष्ट्रसंघ जो है, राष्ट्रसंघ का निर्माण किया जाए, है ना, वो किस प्रकार से रहेगा, ऐसी बातें हुई। तब आप देखो कि इसमें ये जो प्रमुख जो सदस्य थे, इसमें यदि अपन देखें तो फिलिमोर, सेंसिल, बुर्जोइन, स्मर्ट्स, इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और इनका बड़ा योगदान रहा है। और हम देखते हैं कि जो सेंसिल जो रहा है ना, तो सेंसिल ने अपनी एक योजना बनाई, स्मिट्स भी अपनी योजना बनाता है, और बाद में ब्रिटेन और अफ्रीका दोनों ने मिलकर के अपनी योजना प्रस्तुत की कि भाई राष्ट्रसंघ ऐसा होना चाहिए। विल्सन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, राष्ट्रसंघ ऐसा होना चाहिए। तो दोनों की जो योजना रही है इनमें कुछ मतभेद उभरता है, तब एक कमेटी का निर्माण होता है जिसको हर्स्ट मिलर कमेटी कहा जाता है। और बाद में वो जो कमेटी है वो कमेटी उन मतभेदों को दूर करती है, ठीक है। तो यहां यदि हम देखें तो एक योजना प्रस्तुत हुई है किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। और एक रही है आपके ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। और इन्होंने जो योजना प्रस्तुत की इसमें जो मतभेद उभरे इसके लिए हर्स्ट और मिलर, हर्स्ट व मिलर को नियुक्त किया जाता है ताकि ये जो मतभेद थे ये मतभेद इनके द्वारा हटाए गए बातचीत के द्वारा, ठीक है। और बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि ये हटाया गया, ये जो मतभेद थे मतभेद हटाए गए। और 14 फरवरी 1919 को 14 फरवरी 1919 को 14 फरवरी 1919 को विल्सन के द्वारा राष्ट्रसंघ का प्रारूप रखा गया। राष्ट्रसंघ का जो प्रारूप है ये रखा गया है विल्सन के द्वारा। देखो तारीखें महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। 14 फरवरी 1919 को हम लोग देख रहे हैं विल्सन के द्वारा राष्ट्रसंघ किस प्रकार से होगा इसका जो प्रारूप है ये इसके द्वारा रखा गया। और इन्होंने कहा कि एक जीवित वस्तु का जन्म हो रहा है जो शांति की गारंटी है कि भी आगे युद्ध वगैरह जो हैं, आगे युद्ध वगैरह नहीं होंगे। ये जो कोटेशन है ये कोटेशन किसका रहा है? जब इसने ये रखा तब इसने कहा जीवित
वस्तु का जन्म हो रहा है, जीवित वस्तु का जन्म हो रहा है जो शांति की गारंटी है। ये कोटेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भी आगे युद्ध वगैरह जो है, आगे युद्ध वगैरह होंगे नहीं, ये इसकी गारंटी दे रहा है। क्योंकि अब जो संस्था बन रही है वो कोई निर्जीव संस्था नहीं है, वो एक लिविंग है, एक है ना, एक जीवित वस्तु जो है, जीवित वस्तु का जन्म हो रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका जो प्रारूप है, इसका प्रारूप रखा गया। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो औपचारिक स्थापना है, औपचारिक इसकी जो स्थापना रही है वो कब की रही है? इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं रही है आपके 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को इसकी औपचारिक रूप से राष्ट्रसंघ की स्थापना हो जाती है। सवाल पूछा जाए राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई है? 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना होगी, जबकि प्रारूप रखा गया है 14 फरवरी 1919 को इसका प्रारूप रखा गया। फिर इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह होते हैं, है ना। और फाइनली इसकी स्थापना हो जाती है 10 जनवरी 1920 को, और इसका उद्घाटन किया जाता है। कौन करेगा उद्घाटन? पोइंकर, ठीक है। इसका उद्घाटन किया जाता है पोइंकर, और पोइंकर कहां का? फ्रांस का। फ्रांस के पोइंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जब स्थापना हुई तब इसमें जो सदस्य जो रहे हैं, इसमें सदस्य थे 32 इसमें मेंबर हुआ करते थे। और इन 32 में एक कौन है शामिल? अमेरिका भी इसमें शामिल है जब इसकी स्थापना हुई है। लेकिन अमेरिका हम लोग देखते हैं तुरंत इसे हट जाता है। अमेरिका तुरंत हटा क्यों? जबकि इसमें जो सर्वाधिक जो भूमिका रही है, सर्वाधिक भूमिका किसकी रही है? सर्वाधिक भूमिका हम लोग देते हैं विल्सन की है। विल्सन के फार्मूले के आधार पर ही राष्ट्रसंघ बना है, लेकिन अमेरिका इससे अलग हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत चतुर देश है, ठीक है। और उसने ये चतुराई दिखाई क्यों? क्योंकि इसमें सामूहिक सुरक्षा का भाव है। भाई राष्ट्रसंघ में कह रहे हैं एक जीवित वस्तु का जन्म हो रहा है जो शांति की गारंटी है ना। कहा गया कि भाई अब भविष्य आपके हाथ में है, ऐसा कहा गया। तो अब इसमें एक जो सामूहिक जो सुरक्षा होती है उसका भाव है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या है? कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, कॉलोनियां बनती है ना, कॉलोनी बनती है बाहर। आजकल एक गेट लगाने का प्रचलन और आ गया है। कोई छोटी गली बाहर अपना गेट लगा लेते हैं। ऐसा देखा हुआ आप लोगों ने? देखा है क्या? चलो, ऐसे दिखने वैसे कम चाहिए, ऐसे ये बात ठीक नहीं है ये, है ना। तो जैसे 5 घर है और उन 5 घरों ने अपना एक दरवाजा यहाँ लगा लिया। अब यदि मान लो कि कोई चोर वगैरह आएंगे, तब ये पांचों जो लोग हैं, ये जो पांचों फैमिली, ये मिलकर के इनका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे, मिलकर के इनका मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो अब एक घर इनका यहां है, लेकिन वो मूलतः बहुत दूर रहते हैं यहां से। ये अमेरिका था, ठीक है। तो अमेरिका ने सोचा कि ये झगड़े तो कहां होंगे? ये यूरोप के अंदर होंगे। मैं अपना आराम से साइड में बैठा हूं। और इनकी जो सामूहिक सुरक्षा है, सामूहिक सुरक्षा के चक्कर में क्या रहेगा कि मैं बिना मतलब यहां इन्वॉल्व रहूंगा यूरोप के झगड़ों के अंदर, है ना। तो यूरोप के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना उसको। और दूसरा क्या रहा है? दूसरा ये रहा, एक तो सामूहिक सुरक्षा का भाव था, और दूसरा अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिका की सीनेट ने अनुमति नहीं दी, ठीक है। अमेरिका की सीनेट ने अनुमति नहीं दी। और हम लोग देखते हैं कि इसके कारण अमेरिका को यहां से हटना पड़ा। एक कारण यह भी था कि विल्सन आते थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, और उस समय वहां बहुमत हुआ करता था रिपब्लिकन पार्टी का। तो रिपब्लिक पार्टी का बहुमत था, डेमोक्रेटिक पार्टी के वो हुआ करते थे। क्योंकि अमेरिका में तो क्या रहता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव है। भाई जैसे हमारे यहां जैसे नहीं है ना। हमारे यहां तो सदन में बहुमत होगा तभी आप प्रधानमंत्री बनोगे। वहां सदन में बहुमत यदि नहीं है तब भी आप सीधे चुनाव से, हालांकि नॉर्मली वैसे ही रहता है, बहुमत वाला ही बनता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो विल्सन खुद डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे, और बहुमत सीनेट में किसका था? रिपब्लिकन का।
है ना। तो इसके कारण भी क्या रहा है कि इन लोगों ने ये जो अनुमति है, ये अनुमति इन्होंने नहीं दी। इस कारण अमेरिका जो है, अमेरिका स्थापना में साथ रहा, स्थापना करवाई, लेकिन बाद में अमेरिका इससे पीछे हट जाता है। तो प्रारंभ में जो 32 जो सदस्य हैं, 32 सदस्य इसके सदस्य रहे, जिसमें एक कौन रहा है आपके, एक इसमें अमेरिका भी रहा है। और इसका प्रारंभ में इसका मुख्यालय हुआ करता था कहाँ, इसका प्रारंभ में मुख्यालय हम लोग देखते हैं हुआ करता था लंदन, और बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया था जिनेवा, है ना। तो मुख्यालय का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय है, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन ही इसका मुख्यालय था। फिर हम लोग देखते हैं जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाता है, और जिनेवा इसका मुख्यालय किया जाता है 1 नवंबर 1920। तो 1 नवंबर 1920 को जिनेवा चला गया, उससे पहले कहाँ हुआ करता था, लंदन ही हम लोग देख रहे हैं इसका मुख्यालय हुआ करता था। तो सवाल कैसे पूछा जाए, है ना, यदि आपसे ये पूछा जाए प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ, तो आप लोग लंदन ही करोगे। और यदि कहा जाए बाद में मुख्यालय कहाँ था, या पूछे वर्तमान मुख्यालय का या बाद में, अब तो है ही नहीं, ये वर्तमान इसका क्या है, क्योंकि अब तो यूएनओ आ चुका है राष्ट्रसंघ के स्थान पर, है ना। हम लोग देखेंगे एक अप्रैल 1946 के अंदर, अप्रैल 1946 के अंदर राष्ट्रसंघ की महासभा एक प्रस्ताव पारित करके 18 अप्रैल 1946 को इसको डिसॉल्व कर देगी राष्ट्रसंघ को। और हालांकि राष्ट्रसंघ के अवशेषों पर ही यदि देखा जाए तो एक नई जो संस्था है, नई संस्था आ जाती है आपके यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय को लेकर के सवाल पूछा जाता है। स्थापना के समय मेंबर कितने थे वो इसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। तो आप सबको बधाई हो, राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी है।